हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 7 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द यूज ऑफ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विद एग्जाम्पल। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब जो होती हैं उसे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो यूज ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी कहते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसके पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ये आते हैं तो वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आ गया? ते है। चेतना किनिट्स अ स्वेटर, चेतना स्वेटर बुनती है, बुनती ती है, इसके इसमें अंत में क्या आ गया? ती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आएंगे वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाती है और ऑब्जेक्ट का यूज करती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम ई एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल्स होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं। ही, सी, शैलेंद्र, उमंग, माई फादर, दासन, इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे, वॉइस, गर्ल्स, तनु एंड उमंग, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई है, और प्लूरल्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें भी नीचे यही दे रखा है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस ई एस इज यूज with plural number subject including you. If the subject is in the singular number, we add s और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस और ई एस को ऐड करना होगा। प्लूरल्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम डू और डज का यूज करते हैं। तो डू का यूज कब करते हैं, डज का यूज कब करते हैं? डू हमारा प्लूरल्स फॉर्म के लिए वर्ब के लिए यूज होता है, और डज हमारा सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होता है। जैसे देखिए, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? तो इसमें यू आ रहा है, ये हमारी प्लूरल्स है, इसलिए हमने डू का यूज किया है। चेतना किनिट्स डज चेतना किनिट्स ए स्वेटर, तो किनिट चेतना है, यहाँ पे एक लड़की का नाम आ रहा है, इसलिए हमने डज का यूज किया है। सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल्स होगा तो डू आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज नहीं करती है, इसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। In the interrogative sentence, the first form of verb is used. S और es is not added to it. इसमें भी यही दे रखा, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, s और es को ऐड नहीं करेंगे। After the verb object or complement is used at the end, mark of interrogation is used. तो interrogation मार्क होता है वो लगाते हैं, देखो इस टाइप से लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे हिंदी में कहती है वो वाक्य के अंत में लगाते हैं। अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं हिंदी में, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव में बदलेंगे तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट। अब ये जानेंगे डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे आते हैं। डू हमारा प्लूरल्स वर्ब के लिए आता है, डज हमारा सिंगुलर वर्ब के लिए आता है। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे वी आ रहा है, यहाँ प्लूरल वर्ब है इसलिए डू का यूज किया।
चेतना डज नॉट किनिट अ स्वेटर। यहाँ पे चेतना एक गल का नाम है, इसलिए डज का उपयोग किया, ये सिंगुलर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं। अब ये जानेंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, तनु एंड उमंग, ये पूरा ये दो का नाम है, तो ये सब हमारे प्लूरल्स होगा, इसलिए डू नॉट का यूज़ करेंगे। ही, सी, शैलेंद्र, उमंग, माई फादर, दासन, ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज नॉट का यूज़ करेंगे। इन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो एस और एस इज नॉट एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर में हम एस और एस का उपयोग करते हैं, ना नेगेटिव में ना इंटेरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। अब हम जानेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो और नेगेटिव सेंटेंस भी हो, से जानेंगे। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें डू का भी यूज़ किया है और नॉट का भी यूज़ किया है। डू हमने कहाँ पर लगाया, जब हमारी प्लूरल्स वर्ब है। ऐसे इसमें चेतना है, चेतना हमारी सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ओ प्लस ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाते हैं, प्लूरल में हम डू नॉट लगाते हैं। इन द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो एस और एस इज नॉट एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाएंगे। सिंपल सी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, कि अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो उसमें हम सिंगुलर है तो एस और एस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में प्लूरल्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव में डू और डज का यूज़ करते हैं। डज हमारा सिंगुलर में आता है और डू हमारा प्लूरल्स में आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इलेबोरेट द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग अ ग्रामर लेसन, व्याकरण के सबक की योजना बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू टीच अ ग्रामर लेसन। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ऑफ द लेसन, पाठ के क्या क्या उद्देश्य हैं। द टीचर राइट्स द बिहेवियर ऑब्जेक्ट फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर ग्रामर लेसन, शिक्षक एक विशेष व्याकरण पाठ के अध्यापन के व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखते हैं, मतलब जो पढ़ाने के लिए जो व्यवहार में उद्देश्य यूज किए जाते हैं उसके बारे में लिखते हैं, जो भी हमें लेसन पढ़ाना उसमें। सेकंड है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना। द टीचर टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट थ्रू अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर लर्न बाय देम इन द वे ही इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। शिक्षक उनके द्वारा सीखे गए पिछले विषयों पर उचित प्रश्नों के माध्यम से पूर्व ज्ञान का परीक्षण करती हैं, इस तरह से वे अज्ञात से ज्ञात जानती हैं। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानते हैं कि बच्चों को कितना आता है, और पूर्व ज्ञान से जानकर वे नए टॉपिक को उन्हें सिखाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, कथन लक्ष्य। आफ्टर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्ट्रक्चर इन द एप्रोप्रिएट सिचुएशन द टीचर स्टेट्स हिज एम इन एम्बिगियस लैंग्वेज। सही परिस्थिति में नई संरचना को लाने के बाद शिक्षक स्पष्ट भाषा में अपना लक्ष्य बताते हैं। इसमें शिक्षक अपना लक्ष्य के बारे में बताते हैं, उन्हें किस तरह से क्या बच्चों को समझाना है, कैसे करना है, पूरा डिफाइन करते हैं जो भी उनका एम होता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण, किस तरह से उन्हें प्रस्तुत करना है। द टीचर प्रेजेंट अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द न्यू स्ट्रक्चर इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। द स्टूडेंट ट्राई टू फॉलो द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर बाय ऑब्जर्विंग इट यूज इन डिफरेंट सिचुएशन बाय द टीचर। Then they try to formulate their own rules about the use of a given structure. The job of teacher is just to lead the student skillfully to the desired grammatical point.
शिक्षक विभिन्न स्थितियों में नई संरचना का उपयोग करते कुछ वाक्य प्रस्तुत करते हैं। छात्र अपने शिक्षक द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में इसका उपयोग करते हुए संरचना के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर वे किसी दिए गए ढांचे के उपयोग के बारे में अपने नियम बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का काम छात्रों को कुछ कुशलतापूर्वक वांछित व्याकरण बिंदु तक ले जाना है। मतलब इसके अंतर्गत ये बताया गया है शिक्षक को जो भी टॉपिक दिया गया है या जो भी टॉपिक उसे पढ़ाना है तो उसे कुशलतापूर्वक उस टॉपिक तक बच्चों को पहुंचाना है कि बच्चे वहां तक पहुंच सकें, उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। उसे किस तरह से प्रेजेंट करें कि बच्चे उस टॉपिक जो भी समझाना उसे ग्रहण कर सकें, उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना का अभ्यास। द टीचर देन ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस ड्रिल विच आर मेनली ओरल। द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड एंड सब्स्टिट्यूशन टेबल can be made for this purpose. Structures should be used in as many new situations as possible by changing the vocabulary words. शिक्षक तब अभ्यास का आयोजन करता है जो मुख्य रूप से मौखिक होते हैं। इसके लिए वो बोर्ड, फ्लैश कार्ड, एवीजी टेबल का उपयोग किया जाता है। शब्दावली के शब्दों को बदलकर संरचना यथासंभव नई परिस्थिति में प्रयुक्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है संरचना का जब शिक्षक अभ्यास कराता है उसके लिए अनेक प्रकार के फ्लैश कार्ड है, एवीजी टेबल है, अनेक प्रकार के टीचिंग एड्स यूज करता है जिससे कि बच्चे जो भी टॉपिक समझ रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। उन्हें डिफरेंट टाइप की टीचिंग एड्स यूज करके समझाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वो पॉइंट 6, होम असाइनमेंट। इन द एंड स्टूडेंट आर गिवन अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू प्रैक्टिस द न्यू स्ट्रक्चर एट देयर होम। इसमें अंत में छात्रों को अपने घरों में नई संरचना का अभ्यास करने के लिए कुछ अभ्यास दिए जाते हैं। मतलब लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी टॉपिक हमने समझाया उसकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट को होम असाइनमेंट मतलब गृह कार्य दिया जाता है नए स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिससे कि वो उस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू यू मीन बाय वाइवा वॉइस और ग्रुप एक्टिविटी इन द क्लासरूम। क्लास में वाद विवाद और समूह गतिविधियों से क्या समझते हो इसके बारे में बताना है। वाइवा वॉइस और ग्रुप एक्टिविटी इन द क्लासरूम। द क्लासरूम इज द place of learning skill for the pupil teacher, then they provide it to their student in the time to come. Certain group activity to a perform in a class these are। मतलब कक्षा छात्र शिक्षकों के लिए शैक्षणिक कौशल का स्थान है। इसके बाद भी अपने विद्यार्थियों को आने वाले समय में उपलब्ध कराते हैं। कुछ सामूहिक गतियाँ भी कक्षा के कमरे में की जाती हैं। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं जिससे कि बच्चे किसी भी चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर सकें। उनमें कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो सबसे पहली है ग्रुप क्वेश्चन आंसर, समूह प्रश्नोत्तर। सेकंड है ग्रुप कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, राइटिंग लेटर, ETC। समूह संचार जिसके अंतर्गत बातचीत कर सकते हैं, पत्र लिखने आदि चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड है हमारा ग्रुप राइम रीडिंग, समूह कविता पठन, मतलब समूह में कविता का पठन किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। ग्रुप में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ग्रुप में कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन में कन्वर्सेशन आ सकता है, राइटिंग लेटर वगैरह, और थर्ड पॉइंट में कविता का पठन ग्रुप में कराया जाता है। हियर वी शैल डिस्कस ग्रुप क्वेश्चन आंसर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन इन डिटेल। और जो भी हम छात्र समूह प्रश्नोत्तर और समूह संचार है वो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी के क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जानेंगे। ग्रुप एक्टिविटी हैज़ बीन पुट इन pupil teacher study material curriculum for various reasons. Some advantage from these activity are given below. छात्र शिक्षण सामग्री का अध्ययन कई कारणों से किया गया है। इन गतिविधियों से कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 है ग्रुप एक्टिविटी इनक्यूलेट इन द प्यूपिल टीचर्स द फीलिंग ऑफ लर्निंग। समूह की गतिविधियों में प्यूपिल शिक्षकों में सीखने की भावना पैदा होती है। इससे क्या होता है, जो भी प्यूपिल टीचर होते हैं उनमें सीखने की भावना पैदा हो जाती है, वो सीखने को उत्सुक रहते हैं। जब हम ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी कराते हैं
तो वो उत्साहित रहते हैं उन चीज़ को सीखने को। सेकंड है फीलिंग ऑफ द कंपटीशन इज डेवलप्ड फॉर वन टेंड टू गो फॉरवर्ड देन द अदर। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जाती है क्योंकि वह एक दूसरे को पसंद करती है, मतलब कंपटीशन की भावना विकसित की जाती है जिससे कि बच्चा आगे से आगे करने को उत्सुक रहे। थर्ड है देन लर्न क्विक रीडिंग राइटिंग आंसरिंग ईटीसी। वे त्वरित पढ़ना लिखना उत्तर देना आदि सीखते हैं, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी से कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसका आंसर देना और लिखना सीख जाते हैं। फोर्थ है दे मेक द प्यूपिल टीचर प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर नेक्स्ट डेज इन क्लासरूम टास्क। वे प्यूपिल टीचर को अगले दिन के कक्षा के कमरे में काम करने के लिए तैयार करती हैं। इससे क्या होता है, जो प्यूपिल टीचर होती है वो क्लास में अगले दिन काम करने को तैयार रहते हैं, मतलब उत्सुक रहते हैं, वो क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं और वो बोरियत भी नहीं महसूस करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको राजन सीरीज का ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।